बात बहुत ही पुरानी है। एक राज्य पर धर्मवीर नाम का राजा राज किया करता था। राजा धर्मवीर का जीवन बड़ी ही शांतिमय और सुखमय तरीके से बीत रहा था, मगर पिछले कुछ समय से वह एक अजीब उलझन का शिकार हो गया था। कुछ समय से वह एक सपना देख रहा था जिसमें एक औरत महल का दरवाजा खटखटाती और सपने में रोज एक ही बात बार बार पूछती, महाराज मैं आज आऊं या कल आऊं। राजा को इस सपने ने पिछले 3 महीने से परेशान कर रखा था। राजा हर रात यही सपना देखा करता और अक्सर नींद में हड़बड़ा कर उठ बैठता। ये सपना उसके लिए एक बड़ी परेशानी का कारण बन चुका था। जब राजा इस बात से बड़ा ही परेशान हो उठा तो उसने फैसला किया कि वो ये सपना अपनी बेटी को सुनाएगा, और फिर उसी रात वही सपना देखने के बाद सुबह उठकर उसने सपने के बारे में अपनी बेटी को बताया। असल में राजा की 2 बेटियां थीं, जिसमें से बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी और छोटी बेटी अभी कुंवारी थी जो राजा के साथ ही रहती थी। राजा ने अपनी छोटी बेटी को, जो कि बहुत ही समझदार थी, इस सपना के बारे में बताया। राजा की बेटी ने पूरा सपना ध्यान से सुना और उसके बाद वह राजा से कहने लगी, पिताजी आपका सपना सचमुच ही बड़ी उलझन पैदा करने वाला है, लेकिन शायद मैं इसका कुछ अनुमान लगा सकती हूँ। अगर आपको फिर से यही सपना आए और सपने में वो औरत आकर आपसे पूछे कि मैं आज आऊं या कल आऊं, तो आप उसे कहिएगा कि आज ही आ जाओ। राजा ने बेटी की बात सुनकर हाँ में सिर हिला दिया। राजा को अपनी बेटी की बुद्धिमानी पर पूरा भरोसा था। राजा को अगले 3 दिन तक फिर वह सपना नहीं आया। राजा निश्चित हो गया कि चलो जान छुट्टी, मगर अगली ही रात को फिर से राजा को वही सपना आया। राजा को सपने में एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई औरत दिखाई दी, जो राजा के महल का दरवाजा खटखटा रही थी और राजा से पूछती है कि महाराज मैं आज आऊं या कल आऊं। अपनी बेटी के कहे अनुसार राजा ने उस औरत से कहा कि तुम आज ही आ जाओ। राजा का इतना कहना था कि वो औरत एकदम से गायब हो गई। इसके साथ ही राजा फौरन हड़बड़ाकर उठ बैठा। राजा की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सारा मामला क्या है। सुबह उठते ही सबसे पहले राजा ने अपनी बेटी को इस सपना के बारे में बताया और कहने लगा, बेटी मैंने तुम्हारी बात मानकर सपने में उस औरत से कह दिया है कि तुम आज ही आ जाओ। पिता की बात सुनकर बेटी ने कहा, पिताजी आपने जो भी कहा बिल्कुल ठीक किया। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा। ईश्वर ने चाहा तो हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएगी। इस घटना को कई दिन बीत चुके थे। अब राजा भी इस बात को बिल्कुल भूल गया था। राजा के राज्य में चारों ओर बहुत ही शांति थी कि अचानक एक दिन राजा को खबर मिली कि उस पर एक दुश्मन राजा ने आक्रमण कर दिया है। राजा यह बात सुनकर बड़ा ही परेशान हो गया और बहुत ही घबरा गया, जिसका कारण ये था कि अचानक हुए इस आक्रमण के लिए राजा बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि राजा खुद भी एक शांति प्रिय राजा था और इस समय वो अपने शत्रु राज्य की सेना से लड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इसके बावजूद राजा को अपने सेनापति को युद्ध भूमि में दुश्मन से लड़ने के लिए भेजना पड़ा, मगर ज्यादा देर तक दुश्मन के सामने उसकी सेना टिक नहीं पाई। अब राजा के पास महल से भगाने के अलावा कोई और चारा नहीं था। जब राजा की सेना ने दुश्मन सेना के आगे हथियार डाल दिए, तब राजा ने अपनी बेटी को साथ लेकर वहां से भागने का इरादा किया।
दुश्मन की सेवा ने राजा के महल की ईंट से ईंट बजा दी और महल पर कब्जा कर लिया। राजा ने महल में एक खुफिया रास्ता बनवा रखा था और इस खुफिया रास्ते से वो अपनी बेटी को लेकर महल से फरार हो गया। उस खुफिया रास्ता से होते हुए वो जंगल में जा निकले। राजा और उसकी बेटी इस समय बहुत ही दुखी थे। एक तो राज्य छिन जाने का दुख और दूसरे इन मुसीबतों से कभी ना गुजरे थे। वे दोनों चलते चलते भागते भागते थकान से चूर हो चुके थे। पैर दुखने लगे, पांव में छाले पड़ गए, मगर डर था कि कहीं दुश्मन की सेना आकर उन्हें पकड़ ना ले। इसीलिए वो दोनों भागते ही चले जा रहे थे। राजा अपनी बेटी के साथ पूरा दिन जंगल में भागता रहा और भागते भागते शाम हो गई। शाम के समय वो अपने राज्य की सीमा के नजदीक एक गांव में जा पहुंचे। गांव में एक आदमी रहता था जो किसी समय में राजा के महल में राजा का नौकर रह चुका था और राजा अक्सर खुश होकर उसे इनाम दिया करता था। राजा के दिमाग में उस समय शाही नौकर के अलावा कोई और ख्याल नहीं था। राजा उस आदमी के दरवाजे पर जा पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। पुराने शाही नौकर ने दरवाजा खोला और वह राजा और उसकी बेटी को देखकर बड़ा ही खुश हुआ। उसने राजा का स्वागत किया, अपने घर के अंदर ले आया, उनकी भगत की और फिर जलपान करवाया। फिर उसने राजा से अपने घर आने का कारण पूछा। राजा ने उसे सारा किस्सा का सुनाया कि किस तरह से दुश्मन ने उसके महल पर कब्जा कर लिया है और वह दोनों बाप बेटी किस तरह से अपनी जान बचाकर भाग निकले। शाही नौकर ने जब राजा की ये बात सुनी तो कुछ देर के लिए वह चुप हो गया और फिर कहने लगा, महाराज, मैं आपका पुराना नौकर हूं। आपने मुझ पर कई उपकार किए हैं। मुझ गरीब की ये कुटिया आपके लिए हाजिर है। जितने दिन चाहे आप यहाँ पर रह सकते हैं। मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो ये सौभाग्य की बात है कि मैं कुछ दिन आपकी सेवा कर सकूं। राजा उसकी बात सुनकर बड़ा ही खुश हुआ और सोचने लगा कि चलो अच्छा ही है, जान भी बच गई और रहने के लिए आसरा भी मिल गया। पुरानी शाही नौकर ने अपने घर में अपने कमरे के साथ वाले कमरे में राजा के ठहरने की व्यवस्था कर दी। राजा की बेटी भी उसके साथ ही थी। रात के समय शाही नौकर ने राजा और उसकी बेटी के लिए खाने का इंतजाम किया। अपने पुराने नौकर के इस व्यवहार को देखकर राजा बड़ा ही प्रसन्न था। रात के समय जब राजा सोने के लिए गया तो उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में कई विचार चल रहे थे। राजा को अपना महल और राजपाट याद आ रहा था। वो सोचने लगा कि कल तक मेरे आगे पीछे नौकर चाकर दास दासियां घूमते रहते थे, मेरी सेवा में हाजिर रहते थे। आज हालात ये है कि एक गांव में अपने पुराने नौकर के घर में पड़ा हूं और उसी की दया पर गुजारा कर रहा हूं। राजा के दिमाग में अभी ये विचार चल ही रहे थे कि तभी अपने साथ वाले कमरे से उसे कुछ आवाज सुनाई दी। राजा हैरान था कि रात के समय में ये कौन बातें कर रहा है। राजा का चौंकना अपनी जगह पर ठीक भी था। बातें करने की आवाज साथ वाले कमरे से आ रही थी। फिर राजा दीवार से कान लगाकर ध्यान से बातें सुनने लगा। आवाज से पता चला कि राजा का पुराना नौकर किसी से कह रहा था कि ये मुसीबत अब ना जाने कितने दिन तक हमारे यहाँ पर रहेगी। ये अब राजा नहीं है बल्कि भिखारी हो चुका है। राजा को उसकी बात सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। तभी जवाब में किसी औरत की आवाज सुनाई दी, जो निश्चित ही नौकर की पत्नी की आवाज थी।
वो कहने लगी, अगर ये भिखारी हो चुका है तो उसे घर में क्यों ठहरा रखा है? नौकर ने जवाब दिया, इस आदमी का मैंने नमक खाया है, इसके मुझ पर कई उपकार हैं, बस यही सोचकर मैंने इसे अपने घर में आसरा दिया है। पत्नी ने कहा, तो फिर इन्हें जल्दी से जल्दी 2-4 दिन में ही यहाँ से चलता करो, हम उनकी और मेहमानवाजी नहीं कर सकते, क्योंकि हम खुद भी बहुत तंगी में जीवन गुजार रहे हैं। बस बाबा, मैं इससे ज्यादा उनकी सेवा नहीं कर सकती। नौकर ने कहा, अरे भाग्यवान, कुछ सब्र से काम लो, इन्हें चलता करने में कुछ समय लगेगा, एकदम से धक्के देकर तो इन्हें नहीं निकल सकता। 1-2 दिन की बात है, उसके बाद मैं कुछ ऐसा बहाना बनाऊंगा कि राजा को यहाँ से जाना ही पड़ेगा। राजा ने जब अपने पुराने नौकर और उसकी पत्नी की बातें सुनी तो वह बड़ा ही दुखी हो गया। ये वही नौकर था जिसे राजा छोटी छोटी बातों पर इनाम दिया करता था। अब वो गिरगिट की तरह अपना रंग बदल रहा था। राजा मायूस होकर बैठ गया। वो जानता था कि अब उसके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और ये पुराना नौकर भी उसे आंखें फेर रहा है। परंतु फिर उसने सोचा कि इसमें नौकर का कोई कसूर नहीं है। दुनिया इसी का नाम है। दुख के कारण राजा की आंखों में आंसू आ गई। उस रात वो सो नहीं पाया। सुबह उठकर राजा ने अपने नौकर से कहा कि मेरे भाई, अब मैं तुमसे अनुमति चाहता हूँ। तुमने मेरा बहुत ही ख्याल रखा, उसके लिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद। चालाक नौकर ने कहा, क्या हुआ महाराज, आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? 2-4 दिन और रुक जाते। क्या आपको मेरी मेहमानबाजी पसंद नहीं आई या मेरी सेवा में कोई कमी रह गई? राजा ने मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा और कहने लगा, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने तो मेरी खूब सेवा की है, बस अब मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता। फिर राजा ने उससे कहा कि मुझे भेष बदलने के लिए कुछ कपड़े चाहिए होंगे, बस तुम उनका इंतजाम करवा दो, क्योंकि मैं यहाँ से हुलिया बदल कर जाना चाहता हूँ, ताकि कोई मुझे पहचान ना सके। ये बात सुनकर नौकर मन ही मन में बड़ा खुश हुआ और सोचने लगा कि चलो, अच्छा हुआ मेरी जान छुट्टी। अब ज्यादा दिन राजा को अपने घर में नहीं रखना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मन की सेना राजा को तलाश करते हुए यहाँ पर आ जाए और राजा के साथ साथ मुझे भी पकड़ कर ले जाए। नौकर ने राजा के लिए कपड़ों का इंतजाम कर दिया। राजा ने अपना भेष बदल लिया और फिर राजा और उसकी बेटी नौकर के घर से निकल पड़े। सफर करते करते वे लोग अपने राज्य की सीमा पर आ गई और फिर एक बड़े से नगर में जा पहुंचे। उस नगर का नगर सेठ राजा का बहुत ही अच्छा मित्र था। राजा ने सोचा क्यों ना उसी से सहायता ली जाए और राजा उसकी हवेली पर जा पहुंचा। राजा ने हवेली के दरबानों से कहा कि नगर सेठ से मुलाकात करनी है। जब राजा और उसकी बेटी नगर सेठ के सामने पहुंचे तो नगर सेठ राजा को पहचान ना सका, क्योंकि राजा ने अपना हुलिया बदला हुआ था। लेकिन राजा की बेटी को उसने पहचान लिया और फिर राजा ने सारी बात नगर सेठ को बताई। सारी बात जानकर सेठ ने राजा को अपनी हवेली में बड़े ही सम्मान के साथ ठहरने के लिए जगह दे दी। अपने इतने बुरे समय में अपने दोस्त नगर सेठ की आवोभगत से राजा बड़ा ही खुश हुआ। नगर सेठ ने कहा, महाराज, मैं आपके अच्छे और बुरे दोनों वक्त की, ये आपकी अपनी हवेली है, आप जितने दिन चाहे रहें। राजा को नगर सेठ का मेहमान बने हुए 1 सप्ताह बीत चुका था। राजा मन ही मन में बड़ा ही खुश था कि नगर सेठ उसकी दोस्ती का फर्ज अदा कर रहा था। लेकिन एक दिन बड़ी विचित्र बात हो गई।
नगर सेठ की पत्नी को मिर्गी का दौरा पड़ गया। सेठ की पत्नी पहले तो अच्छी भली थी, लेकिन अचानक ही उसे मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। नगर सेठ बेचारा घबरा गया। उसने तुरंत ही अच्छे से अच्छे वैद्य और हकीमों को बुलाना शुरू किया। वैद्य और हकीम अपनी कोशिश में नाकाम रहे, क्योंकि नगर सेठ की पत्नी की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। कुछ दिन बीते तो सेठ की पत्नी की तबीयत कुछ संभालने लगी, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद उसे मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। नगर सेठ ने वैद्य और हकीमों के साथ साथ ओझा और ज्योतिषियों को भी बुला भेजा। तब ज्योतिषियों ने अपनी पोथियां देखकर नगर सेठ से जो कुछ भी कहा, उसे सुनकर नगर सेठ परेशान हो गया। उन लोगों ने नगर सेठ को बताया कि सेठ जी, आपकी हवेली पर मनहूसियत और अपशगुन की छाया पड़ गई है। हो ना हो इस अपशगुन के पीछे इन दोनों बाप बेटी का ही हाथ है, जो आपकी हवेली में ठहरे हुए हैं। जब से ये आपकी हवेली में आए हैं, आपकी पत्नी को दौरे पड़ना शुरू हो गए हैं। अगर आप अपनी पत्नी की जान बचाना चाहते हैं तो इन दोनों को हवेली से हटाना होगा। दोनों बाप बेटी को जितनी जल्दी आप हवेली से निकाल देंगे, आपके लिए वही अच्छा रहेगा। नगर सेठ ये बात सुनकर परेशान हो गया। उसे भी इस बात पर अब विश्वास हो गया था, मगर वो सोच रहा था कि किस तरह से वो अपने दोस्त और उसकी बेटी को हवेली से निकले। उड़ते उड़ते ये खबर राजा के कानों तक भी जा पहुंची कि सेठ की बीवी को पड़ने वाले दोनों का कारण वे दोनों हैं। राजा ये सुनकर बड़ा ही दुखी हुआ। नगर सेठ अब शर्म के मारे राजा से खुद कुछ भी नहीं कह रहा था, लेकिन राजा को इस बात का पूरा एहसास हो चुका था। तब राजा ने नगर सेठ से कहा, सेठ जी, आप परेशान मत होइए। मैं जानता हूं कि ज्योतिषियों ने आपसे क्या कहा है। मैं आज ही आपकी हवेली से चला जाऊंगा। सेठ जी चाहने के बावजूद भी राजा और उसकी बेटी को नहीं रोक पाए। राजा बड़े ही भारी मन से सेठ जी की हवेली से बेटी को लेकर निकल गया। वे दोनों चलते चलते जंगलों से गुजरते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वे दोनों धक्कर चूर हो चुके थे। दोनों बाप बेटी का प्यास के मारे बुरा हाल था, लेकिन पानी कहीं आसपास दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने अपनी बेटी को दिलासा देते हुए कहा कि बेटी, रात हम इसी पेड़ के नीचे गुजारेंगे और सुबह होते ही यहाँ से चल पड़ेंगे। उम्मीद है कहीं ना कहीं पीने का पानी मिल ही जाएगा। सहयोग की बात है कि उस पेड़ पर दो पक्षी भी आराम करने के लिए रुक गए थे। पक्षियों ने जब राजा और उसकी बेटी को देखा तो वो आपस में बातें करने लगे। नर पक्षी ने अपनी मादा से कहा, देखो ये दोनों बाप बेटी हैं और ये एक देश का राजा है, मगर अब इनका बुरा समय चल रहा है और अभी इसके बुरे समय में कुछ दिन और बाकी है। फिलहाल उनकी मुश्किलें खत्म नहीं होगी। राजा के कानों में उन दोनों पक्षियों की आवाज पड़ी तो वह हैरान था कि ये मनुष्य की बोली कैसे बोल रहे हैं। राजा आश्चर्यचकित रह गया और कान लगाकर बड़े ही ध्यान से उन पक्षियों की बातें सुनने लगा। फिर मादा पक्षी ने कहा, इन दोनों की मुसीबतें कैसे खत्म होगी। नर पक्षी बोला, समय अच्छा हो या बुरा बदलता रहता है। ये परीक्षा की घड़ियां भी खत्म हो जाएगी, लेकिन उसका तरीका ये है कि इन्हें यहाँ से कुछ दूर रहने वाले एक साधु के पास जाना होगा। उसके आशीर्वाद से ही इन दोनों का बुरा वक्त खत्म हो सकता है। राजा जो उन दोनों की बातें सुन रहा था, सोचने लगा इसमें जरूर ईश्वर की कोई इच्छा छिपी हुई है।
सुबह होने पर उसने अपनी बेटी को सारी बात बताई। उसकी बेटी मुस्कुराने लगी और फिर राजा ने कहा, हमें अवश्य ही उस साधु की कुटिया ढूंढनी चाहिए जिसके पास हमारी मुश्किलों का उपाय है। वे दोनों काफी देर तक उस जंगल में इधर उधर साधु की कुटिया को ढूंढते रहे, मगर उन्हें वहां पर कोई भी साधु या उसकी कुटिया दिखाई नहीं दी। वे निराश होकर आगे की तरफ बढ़ने लगे। काफी लंबा सफर तय करने के बाद वे एक दूसरे राज्य में जा पहुंचे। राजा ये देखकर हैरान हो गया कि वो उस राज्य में आ पहुंचा था जहां उसकी बड़ी बेटी की शादी हुई थी। राजा खुश हुआ कि चलो बेटी के घर में आसरा मिल जाएगा। फिर वे दोनों अपनी बड़ी बेटी की हवेली की तरफ चल पड़े। जब राजा अपनी बेटी के साथ बड़ी बेटी की हवेली पर पहुंचा तो बड़ी बेटी उन दोनों को देखकर बड़ी ही खुश हुई, लेकिन जब उसे सारी सच्चाई मालूम हुई तो वो उदास हो गई। अब राजा अपनी छोटी बेटी के साथ इस हवेली में रुक गया। उस रात राजा जब अपने कमरे में था तब उसे नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसके मन में एक विचार कौंधा कि क्या उसने अपनी बेटी के घर में शरण लेकर ठीक किया है। एक आध दिन तक तो ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा दिन तक अपनी बेटी के पास नहीं रुक सकता, क्योंकि ऐसा करने से मेरी और मेरी बेटी की जग हंसाई हो जाएगी। लोग क्या कहेंगे, इसीलिए यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। उसने फैसला कर लिया कि सुबह होते ही वो यहाँ से निकल जाएगा, परंतु उसे इस बात का भी पता था कि उसकी बड़ी बेटी आसानी से उसे यहाँ से जाने नहीं देगी। इसलिए राजा सुबह चुपचाप बिना किसी को बताए अपनी छोटी बेटी को लेकर हवेली से निकल गया। एक बार फिर से वे लोग दरबदर जंगलों में भटकने लगे। जब रात हुई तो वो अपने लिए आसरा तलाश करने लगे, क्योंकि जंगल में बारिश हो रही थी। जैसे तैसे उन्हें एक गुफा दिखाई दी और अंधेरे में वो उस गुफा के अंदर पहुंच गए। जब राजा ने कुछ ध्यान से देखा तो वो एक शेर की गुफा थी और शेर अंदर सो रहा था। ये देखते ही बादशाह ने अपनी बेटी को चुप रहने का इशारा किया और वे दोनों दबे पांव गुफा से बाहर आ गए। लेकिन उनके मन में इतना डर बैठ चुका था कि वे भागने लगा। उन्हें लगा कि कहीं शेर उठ बैठा और उनका पीछा ना करने लगे। अब बारिश कुछ थमने लगी, परंतु वे लोग फिर भी भाग ही रहे थे। भागते भागते उनके पांव दुखने लगे। दौड़ते दौड़ते वो जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गए जहां उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। राजा को कुछ और समझ में नहीं आया। वह अपनी बेटी के साथ उस झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गया। झोपड़ी के अंदर उन्हें एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया जो उस समय समाधि में लीन था। इस बियाबान जंगल में एक इंसान को देखकर बाप और बेटी दोनों को कुछ हौसला हुआ। वो दोनों इस झोपड़ी में ही रुक गए। कुछ देर तक चुप रहने के बाद जब वो साधु अपने ध्यान से बाहर आया तो उसने उन दोनों को देखा। राजा अभी उसे साधु से कुछ कहना ही चाहता था, लेकिन साधु ने हाथ के इशारे से उसे चुप रहने को कहा। राजा चुप ही रहा। साधु ने एक बार फिर से कुछ पलों के लिए आंखें बंद की और फिर वह उठा राजा और उसकी बेटी को कुछ फल खाने के लिए दिए। फल खाकर राजा और उसकी बेटी की थकावट और भूख कुछ कम हुई, जैसे उनके मरे हुए शरीर में जान पड़ गई थी। साधु उन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगा और फिर कहने लगा, मैं बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम दोनों बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रहे हो। साथ ही साथ तुम्हारी बेटी बहुत ही अक्लमंद और समझदार है।
जिसने तुम्हें ये सलाह दी थी कि तुम सपने में आने वाले उस औरत से कहो कि वह आज ही आ जाए। क्या तुम जानते हो राजा कि वो औरत कौन थी जो तुम्हारे सपने में रोज आती थी और पूछती थी कि मैं आ जाऊं या कल आऊं? राजा, जो बड़ी हैरानी और ध्यान से उस साधु की बातें सुन रहा था, कहने लगा, जी नहीं, मैं नहीं जानता कि वो औरत कौन थी। तब साधु ने मुस्कुराकर कहा, असल में वो औरत नहीं बल्कि तुम्हारा दुर्भाग्य यानी तुम्हारी बदकिस्मती थी, जो तुमसे रोज आकर पूछती थी कि मैं तुम्हारी जिंदगी में आ जाऊं या कल आऊं। उसके कल का मतलब तुम्हारे आने वाली जिंदगी आगे की जिंदगी से था, यानी तुम्हारे बुढ़ापे की जिंदगी से। वो विपत्ति तुम्हारे जीवन पर मंडरा रही थी, मगर मुझे खुशी है कि तुम्हारी बेटी ने उसे खूब पहचाना और तुम्हें सलाह दी कि तुम आज ही आ जाओ। जानते हो आज का मतलब क्या था? राजा ने इनकार में सिर हिला दिया। साधु ने राजा की बेटी की तरफ देखा और मुस्कुरा कर जवाब दिया, इसलिए कि आज तुम जवान थे, तुम में इतनी हिम्मत और इतनी ताकत थी कि तुम उस विपत्ति का सामना कर सको। लेकिन शायद तुम्हारे बुढ़ापे में अगर वो विपत्ति तुम पर आती तो तुम में वह हिम्मत ना होती। इसीलिए तुम्हारी बेटी ने तुमसे कहा कि उस औरत से कहो कि वो आज ही आ जाए। क्यों बेटी, मैंने ठीक कहा ना? राजा की बेटी ने सिर झुकाकर कहा, जी साधु महाराज, आपने बिल्कुल ठीक कहा। फिर साधु ने राजा की तरफ देखकर कहा, तुमने अपने बुरे समय को आज ही बुला लिया और उसे सह भी लिया, लेकिन अगर तुम बुढ़ापे में इसका सामना करते तो सह नहीं पाते। साधु ने कहा, राजन, अब तुम्हारे लिए एक शुभ समाचार भी है। तुम्हारा बुरा समय अब खत्म होने वाला है, तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। तुम्हारी हारी हुई सेना के सेनापति ने अपनी ताकत को जमा करना शुरू कर दिया है। उसने अपने सभी सैनिकों को एक बार फिर से इकट्ठा कर लिया है। इस ताकत को जमा करके वह एक बार फिर से अपने राज्य को वापस हासिल करना चाहता है। तुम्हारे वापस पहुंचने तक मुझे पक्का यकीन है कि वो अपने राज्य को वापस हासिल कर भी लगा। एक बार फिर से वो नए हौसले के साथ दुश्मन का मुकाबला कर रहा है। और तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि तुम्हारे कुछ पुराने मित्र भी उसकी मदद कर रहे हैं, यानी तुम्हारे पड़ोसी राज्य के राजा जो तुम्हारे मित्र रह चुके हैं, वह अपनी सेना के साथ तुम्हारे सेनापति की सहायता कर रहे हैं। तुम्हारे लिए खुशी की बात यह है कि तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस हासिल होने वाला है। ये बुरा वक्त खत्म होने वाला है। ये बात सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ। उसने साधु का धन्यवाद किया, उनको प्रणाम किया और फिर अपनी बेटी को लेकर वापस अपने राज्य की तरफ लौट गया। अपने राज्य की तरफ वापस जाते समय उसके मन में कुछ संदेह भी था कि क्या उसको अपना राज्य वापस मिलेगा। उसकी सेना जो एक बार हार चुकी है, क्या वो दोबारा अपना राज्य वापस हासिल कर सकेगी? दिन रात चलते रहने के बाद कई सप्ताह बीत गए। तब राजा अपने राज्य में पहुंचा और वो ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी सेना ने उसके राज्य को वापस हासिल कर लिया था। दुश्मन राजा को हराकर उसे मार मार कर वहां से भगा दिया गया था। राजा की सेना और उसके सेनापति ने राजा का बहुत ही स्वागत किया और पूरे सम्मान के साथ राजा को राज सिंहासन पर बिठाया गया। राजा के मित्र राजा ने भी उसे बहुत ही बधाई दी, क्योंकि इस मित्र राजा की सहायता से ही राजा को उसका राज्य वापस मिल सका था। राजा को उसके सेनापति और उसके मित्र राजा ने बताया कि कैसे उन्होंने हार चुके सेना के सिपाहियों को एक बार दोबारा इकट्ठा किया।
उनकी ताकत को एकजुट किया और फिर दुश्मन राजा पर हल्ला बोल दिया और इस तरह से उन्होंने एक बार अपने राज्य को दोबारा हासिल कर लिया। राजा ने अपनी सेनापति और अपने मित्र का धन्यवाद किया और साथ ही साथ अपनी बेटी का माथा चूम लिया और कहने लगा, बेटी, तुम्हारी समझदारी की वजह से ही मैं इस बुरे समय का मुकाबला कर सका हूँ। अगर शायद मैं बुढ़ापे में होता तो ये सब कुछ नहीं कर सकता था। बेटी कहने लगी, पिताजी, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार जो भी ठीक समझा वही आपको बताया। इसके बाद 1 महीना बीतने के बाद राजा ने अपनी बेटी की शादी अपने वीर बहादुर और वफादार सेनापति के साथ कर दी। कई दिनों तक राज्य में खुशियां मनाई गई। इसके बाद राजा ने अपना राज सिंहासन अपने दामाद और बेटी को सौंप दिया और खुद ईश्वर के भजन में दिन गुजरने लगा।